Hello everyone and welcome back to Great Fun Learning. So today we are starting our new unit business law, and it is also possible that the day after tomorrow or by Monday we will also begin the marketing unit as well. So before we begin this unit, let's discuss the syllabus in detail. So business law में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम एक्सक्लूड करने वाले हैं. सो दिस इज़ द बिजनेस लॉ सिलेबस. यहाँ पे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ने वाले हैं. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आते हैं. सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ने वाले हैं. LLP एक्ट पढ़ने वाले हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हम पढ़ने वाले हैं. सो ये सारा सिलेबस आपका बिजनेस लॉ का रहेगा. एंड द वेरी फर्स्ट पोर्शन इज़ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हम आज शुरू करने वाले हैं. यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर कर सकें, लेकिन डिटेल में और अच्छे तरीके से. तो यहाँ पे हम आज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो पढ़ेंगे. एंड अगर हो सका तो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस भी हम कोशिश करेंगे कि कवर कर ले, नहीं तो हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. सो दिस इज़ द ओवरऑल सिलेबस ऑफ बिजनेस लॉ. So the content I am using for this unit is from ICAI. ये मैंने उनकी वेबसाइट से लिया है. So let's start this chapter. Business law. First, law of contract होता है क्या है? So law is basically set of obligations and duties imposed by government ताकि सोसाइटीज़ का वेलफेयर हो सके, सोसाइटीज़ को जस्टिस मिल सके ऑन सोसाइटी, राइट. अगर लॉ नहीं होगा तो कोई भी कुछ भी करेगा, तो इसलिए प्रॉपर लॉ होना बहुत ज़रूरी है. इवन इन बिज़नेस लॉ होना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, किसी का बिज़नेस कर रहे हो, तो क्या गारंटी है कि दूसरी पार्टी भी आपके साथ उसी सेम सेंस में बिज़नेस कर रही है. हो सकता है वो आपके साथ फ्रॉड करके चली जाए. अगर वो फ्रॉड करके चली जाएगी तो कौन उसके लिए ज़िम्मेदार होगा? क्या उस पर कोई पेनल्टीज़ लगेंगी? नहीं लगेंगी. इसलिए बिज़नेस में भी कॉन्ट्रैक्ट का होना, बिज़नेस में भी लॉ का होना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए हम यहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, जो कि स्पेसिफिकली रिलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट से. हम बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, जो स्पेसिफाई करता है कि हमारी क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, हमें किस तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना है ताकि दोनों पार्टीज़ का वेलफेयर हो सके. और अगर किसी पार्टी के साथ कोई फ्रॉड होता है या फिर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन होता है या किसी भी तरीके का कोई धोखाधड़ी होती है, तो उस केस में उसको क्या रेमेडीज़ अवेलेबल होंगी. इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का होना या लॉ का होना बहुत ज़रूरी है. जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट जनरल प्रिंसिपल से डील करता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कौन कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए. और सेकंड पार्ट कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है, जैसे इंडेमनिटी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट, गारंटी, प्लेज, एजेंसी. सो व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? The term contract is defined under section 2 subsection H of the Indian Act 1872 as an agreement enforceable by law. एक ऐसा अग्रीमेंट जो इनफॉर्सिबल है बाय लॉ के, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. तो नाउ व्हाट इज़ अग्रीमेंट? अग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है वो टी में दी गई है. एग्रीमेंट का मतलब होता है एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. प्रॉमिस का क्या मतलब होता है? जब कोई पर्सन जिसे ऑफ़र दिया गया है वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले. द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई ऑफ़र देती है, वो दूसरी पार्टी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है, तब हम कहते हैं उसको अग्रीमेंट. लेकिन जब वो अग्रीमेंट में लॉ भी इन्वॉल्व हो जाए, वो इनफॉर्सिबल हो जाए बाय लॉ पे, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. अब यहाँ पे इनफॉर्सिबिलिटी बाय लॉ का क्या मतलब है? यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट में एक लीगल ऑब्लिगेशन ऐड हो गई है. अगर कोई भी पार्टी अपने प्रॉमिस पर डिफ़ॉल्ट करती है या किसी भी तरीके का
कोई मिसकंडक्ट करती है जिससे दूसरी पार्टी को हार्म पहुंचता है, उसके राइट्स को हार्म पहुंचता है या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो जो पार्टीज़ हैं वो कोर्ट में जा सकती हैं एंड कोर्ट उसे सपोर्ट करेगा। तो इस यहाँ पे इनफॉर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब है कि एक लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो जाता है जब कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मिसकंडक्ट होता है या ब्रीच होता है, तो जो एग्रीड पार्टी होती है वो कोर्ट में जा सकती है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एग्रीमेंट है प्लस वो इनफॉर्सिबल है बाय लॉ के, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए अग्रीज विद वी टू सेल कार फॉर 2 lakhs टू बी, ए अग्री हो जाता है, दो पार्टीज है ए एंड बी, एंड ए अग्री करता है कि वो सेल करेगा अपनी कार को बी को कितने के लिए, 2 लाख रुपीज़ के लिए। तो ए इस अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी कार बी को देगा एंड एट द सेम टाइम B has the right to receive the car on payment of 2 lakhs and B is also under obligation that he will pay 2 lakhs to A and A has right to receive 2 lakh. So see, there are two parties A and B. A agree करता है कि वो अपनी कार सेल करेगा B को 2 लाख रुपीज़ में और B भी अग्री करता है कि वो जब A अपनी कार उसे सेल करेगा तब वो उसे 2 लाख रुपीज़ देगा। तो यहाँ दोनों अंडर ऑब्लिगेशन में है कि ए को अपनी कार उसे सेल करनी पड़ेगी और बी को उसे 2 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे जब ए अपनी कार सेल कर देगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो जो एग्रीड पार्टी है वो कोर्ट के पास जा सकती है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पे एक फादर प्रॉमिस करता है अपने सन को कि वो उसे पॉकेट अलाउंस देंगे 500 रुपीज़ का हर मंथ, लेकिन वो बाद में उसे रिफ्यूज़ कर देते हैं उसको वो अमाउंट देने से। तो यहाँ पे जो सन है वो उस अमाउंट को रिकवर नहीं कर सकता कोर्ट के अंदर जाकर, क्योंकि ये एक सोशल अग्रीमेंट है। जब ये अग्रीमेंट बना था तो वहाँ पे जो इंटेंशन था वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था, तो इसलिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और यहाँ पे जो सन है वो कोर्ट में नहीं जा सकता। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट. Agreement is not enforceable by law. On the other hand, a contract is enforceable by law. And that is why we say that all contracts are agreement, but all agreements may not be contract. तो यहाँ पे एक पूरा डिफरेंस दे रखा है अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, इसे आप खुद पढ़ लीजिएगा. नाउ व्हाट इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक अग्रीमेंट जो कि इन्फॉर्सिबल है बाय लॉ के. अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा. यहाँ पे सेक्शन 10 है जिसमें इसने कुछ चीज़ें बताई है जिसका होना एक कॉन्ट्रैक्ट में उसे एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर करता है. लेकिन इसके अलावा भी कुछ एसेंशियल पॉइंट्स है जो कि सेक्शन 10 में नहीं है, लेकिन उन्हें फिर भी कंसीडर किया जाता है एंड दे आर एसेंशियल टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 के वो एसेंशियल पॉइंट्स एलिमेंट्स जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत ज़रूरी है. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट. यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट तभी बोलेंगे जब उसमें एक प्रॉपर अग्रीमेंट होगा, एक पार्टी ने प्रॉपर एक ऑफ़र दिया होगा, दूसरी पार्टी ने उसे प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट किया होगा. अब ये ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस क्या है इसे हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक अग्रीमेंट होना या फिर एक एप्रोप्रिएट ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड थिंग इज़ फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट का क्या मतलब है कि दो और दो से ज़्यादा जो पार्टीज़ हैं उन्हें हम तभी बोलेंगे कि उनका कंसेंट फ्री है जब वो सेम चीज़ में, सेम मैनर में, सेम सेंस में एक चीज़ को समझ रहे हैं, उसके ऊपर अग्री कर रहे हैं. यानी कि जो कंसेंट है वो फ्री तब होगा जब वो कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, फ्रॉड उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक्स नहीं है, उसको हम फ्री कंसेंट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए वो ऑन्स टू कार्स इज सेलिंग रेड कार टू बी. बी थिंक ही इज़ परचेजिंग द ब्लैक कार. यानी कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेम सेंस में नहीं हुई है. ए के पास 2 कार है, रेड और ब्लैक. वो रेड कार बी को बेच रहा है, लेकिन बी को लग रहा है कि वो उसे ब्लैक कार बेच है. तो यहाँ पे दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेम नहीं है.
तो ये सेम होना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, if A says B, will you buy my red car for 3 lakh and B says yes to it, then it is a contract। और यहाँ पे वो सेम चीज़ में सेम सेंस में उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। थर्ड इज़ कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टीज़। इसका मतलब कि कौन लोग कॉम्पिटेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे 3 पर्सन जो वो कॉम्पिटेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। पहला, जिसकी एज someone who is of the age of majority according to law, साउंड माइंड का है और वो डिसक्वालीफाइड नहीं है लॉ के थ्रू किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। द फोर्थ वन इज़ कंसिडरेशन, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन एक कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ इज़ लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो लॉफुल होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, उसका कंसिडरेशन भी जो है वो लॉफुल होना चाहिए और वो एक्सप्लिसिवली वॉइड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ 6 एलिमेंट्स थे जो कि सेक्शन 10 में डिफाइन किए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिसको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। सो जो सेक्शन 10 है वो पूरा कंप्लीट नहीं है अपने आप में, और उसमें कुछ सेक्शंस और भी होने चाहिए जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एक अग्रीमेंट को इनफॉर्सिबल बाय लॉ बनाते हैं। तो ये क्या एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ 2 पार्टीज़। एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, राइट। 2 पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। पार्टीज़ का जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना चाहिए। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा फादर एंड सन का, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, वहाँ पे इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था, इसलिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो पार्टीज़ का इंटेंशन जो है वो एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना जो है वो होना चाहिए। कुछ और फॉर्मेलिटीज़ भी होती है जैसे कि रिटर्न में या स्पोकन तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है तो उसे रिटर्न में अगर वो होगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा सर्टेनिटी होनी चाहिए मीनिंग की, यानी कि जो एग्रीमेंट है वो सर्टन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो एग्रीमेंट में परफॉर्मेंस है उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी से कि वो उसे घोस्ट पकड़ के देगा, विच इज़ इम्पॉसिबल, राइट। इमेजिनरी कॉन्ट्रैक्ट है तो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जब होना चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट्स जब एक कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। अब प्रपोजल या ऑफर क्या होता है। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of other party, he is said to make a proposal। यानी कि जब कोई इंसान किसी दूसरे पर्सन को अब विलिंगनेस दिखाते हुए एक ऑफ़र देता है कि मैं ये करना चाहता हूँ या नहीं करूँगा, और दूसरे इंसान का एसेंट लेता है, उसको हम कहते हैं कि ही इज़ मेकिंग अ प्रपोजल। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई एम सेइंग कि क्या तुम मेरी ये ब्लू कलर की बाइक खरीदोगे फॉर 10 लाख, तो यहाँ पे मैं एक विलिंगनेस दिखा रही हूँ कुछ काम करने की, एक ऑफ़र देने की विलिंगनेस दिखा रही हूँ कि क्या आप मेरी बाइक खरीदोगे इतने रुपीज़ में, और मैं आपका एसेंट जो वो लेना चाहती हूँ। तो दिस इज़ अ ऑफ़र, मैंने आपको एक ऑफ़र दिया, एक प्रपोजल दिया। इसके एसेंशियल्स क्या है एक प्रपोजल, एक वैलिड ऑफ़र के। जो इंसान ऑफ़र दे रहा है उसे प्रॉमिसर या ऑफरर बोलते हैं। एक वैलिड ऑफ़र के लिए वहाँ पे विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग होना चाहिए। इसके अलावा जो विलिंगनेस एक्सप्रेस करी है उसका एम दूसरी पार्टी का असेंट लेना होना चाहिए, और जो ऑफ़र है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है।
इसके अलावा जो ऑफ़र है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र वो ऑफ़र होते हैं जो हम पब्लिक को देते हैं और कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफ़र वो ऑफ़र होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिए जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पेसिफिक ऑफ़र बोलते हैं। क्रॉस ऑफ़र वो होते हैं व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन ignorance at the time of each other's offer. The offers are called cross offer. There is no binding contract in such a case because offer made by a person cannot be construed as an acceptance of the another's offer. क्रॉस ऑफ़र का मतलब कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफ़र दे रही है, दूसरी पार्टी भी उसे ऑफ़र दे रही है बिना ये बात जाने कि वो पार्टी भी उसको एक ऑफ़र दे रही है। जैसे कि अगर ए एक प्रपोज़ल देता है बी को अपनी कार सेल करने के लिए 2 लाख रुपीज़ में, और बी विदाउट नोइंग द प्रपोज़ल ऑफ ए को नहीं पता, बी को नहीं पता कि ए ने उसको एक प्रपोज़ल दिया है, वो भी उसको एक प्रपोज़ल दे देता है कि मैं तुमसे तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूँ 2 लाख रुपीज़ में। तो यहाँ पे उसने ए के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करा, बल्कि एक क्रॉस ऑफर जो उसको दे दिया है। सो व्हेन टू persons make offer to each other, it cannot be treated as mutual acceptance. जब दो इंसान आपस में दूसरे को ऑफ़र देते हैं तो उसको हम म्यूचुअल एक्सेप्टेंस नहीं बोलते। देयर इज़ नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच अ केस। काउंटर ऑफर क्या होता है? व्हेन द ऑफरी ऑफर्स to qualified acceptance of the offer subject to modification and variation in terms of original offer, he is said to have made a counter offer. Counter offer amounts to rejection of the original offer. For example, A ने ऑफ़र करा सेल को B को कि वो अपना प्लॉट उसे 10 लाख रुपीज़ में बेचना चाहता है। B ने कहा अग्रीज टू बाई इट, लेकिन वो उसे 8 लाख रुपए में खरीदेगा, तो उसने यहाँ पे उसे काउंटर ऑफर दे दिया। ए तो कह रहा है कि मैं 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ अपना प्लॉट, और बी कह रहा है ठीक है मैं खरीदूँगा लेकिन मैं 8 लाख रुपीज़ में खरीदूँगा। तो यहाँ पे उसने उसे काउंटर ऑफर दे दिया। उसके बाद स्टैंडिंग जो कि एक्सेप्टेंस के लिए एक पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो ओपन रहते हैं। अब एक एसेंशियल्स क्या होता है एक वैलिड ऑफर कब हम मानेंगे? इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, सर्टन और वेग नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेट हमें करना ज़रूरी है ऑफरी को। इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी, यानी कि दूसरी पार्टी का असेंट लेने के लिए जब हम ऑफर देते हैं उसको ही हम वैलिड ऑफर मानते हैं। ये कंडीशनल भी हो सकता है। Then offer should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance, यानी कि अगर एक पीरियड ऑफ टाइम बीत जाता है और उसके बाद भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता या फिर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा दूसरी पार्टी की तरफ से, तो उसे हम एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। फॉर एग्जांपल, ए अगर बोल रहा है बी को कि तुम मेरा एंड्रॉयड फ़ोन परचेज़ कर लो 5000 रुपीज़ में, एंड बी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया एक वीक के अंदर, तो ए ये नहीं मानेगा कि बी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। ये स्पेसिफिक या जर्नल हो सकता है ऑफ़र एक्सप्रेस या इम्प्लाइड भी हो सकता है। देन ऑफ़र अलग होता है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन से, इन्विटेशन ऑफ ऑफ़र से, और मेरी कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से, या फिर किसी प्रोस्पेक्टस या एडवर्टीजमेंट से ऑफ़र अलग होता है। सो एक टर्म आती है यहाँ पे इनविटेशन टू ऑफ़र। इनविटेशन टू ऑफ़र का मतलब होता है कि आप इनवाइट कर रहे हो ऑफ़र दूसरे लोगों से, तो ये ऑफ़र नहीं होता, ये डिफरेंट होता है। वेयर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he does not make an offer but only invites the other party to make an offer on those terms. If a person has the intention of negotiating on terms, it is called invitation to offer, और ये हमेशा ऑफर से पहले आता है। देन व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस? जब किसी ऑफर को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं। When the person to whom proposal is made, for example, if A offers to sell his car
टू बी फॉर टू लैख हेयर प्रपोजल इज़ मेड टू बी। और अगर बी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है सेम सेंस के अंदर, तो उसको हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं। सो एक वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होगी, पहला जिसे ऑफ़र दिया गया है वही एक्सेप्टेंस दे सकता है। ये एब्सोल्यूट या अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, यानी कि जिस सेम मैनर में आपको ऑफ़र दिया गया है आप उसी सेम मैनर में एक्सेप्ट करोगे उसे। एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। जिस मोड में आपको ऑफ़र दिया गया है या फिर जिस मोड में एक्सेप्टेंस मांगी गई है उसी मोड में आपको एक्सेप्टेंस देना है। टाइम बहुत मैटर करता है। आपको अगर कोई स्पेसिफाइड टाइम लिमिट दी गई है कि इसके अंदर ही आपको एक्सेप्ट करना है, तो उसी टाइम के अंदर आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी अपनी। और साइलेंस को हम एज अ एक्सेप्टेंस कंसिडर नहीं करते। और एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी जो है वो हो सकती है। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, देन एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आफ्टर दैट वी ऑल्सो कवर्ड ऑफर एंड प्रपोजल। ऑफर क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, इनके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट and we will also see communication and revocation of offer and acceptance followed by summary। हमने टोटल अभी तक हमने कितना पढ़ा है ताकि एक अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाए। सो दैट इज़ all for today's video, and if you like today's content, today's lecture, let me know in the comment section. Take care of yourself and I will see you in the next lecture. Thank you.